दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि आपके एग्रीकल्चर कंपटीशन की यह क्लास आपके पार्ट 5 है दोस्तों इस क्लास में, और हम आज बात करेंगे दोस्तों आपकी विभिन्न प्रकार की बाकी बची हुई जो खेती के प्रकार होते हैं उनकी, और बाकी आपकी इससे संबंधित टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनकी। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोस्तों कुछ विभिन्न प्रकार की खेतियां जो हैं दोस्तों, जिसमें सबसे पहले है झूम खेती। झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। और दोस्तों ये होती क्या है, कुछ आदिवासी प्रजाति के लोगों द्वारा जंगलों क्षेत्रों में वहाँ के पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, और वहाँ पर जो खेती की जाती है और उससे उत्पादन मिलता है, उत्पादन मिलना बंद हो जाता है, तो तब उसे भूमि को छोड़कर वो लोग किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ पर जंगल काट के वहाँ पे खेती करते हैं। दोस्तों यह लोग जीवन पर्यंत ऐसी खेती करते थे, इससे मृदा का कटाव भी बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल दोस्तों, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम जो खेती है, झूम कृषि है, उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जंगल काट कर खेती करना। जंगल काट लिए और वहाँ के पेड़ पौधों को काट करके फिर वहाँ पे खेती करते हैं, और खेती तब तक की जाती है दोस्तों वहाँ की जब तक उस भूमि की उर्वरा शक्ति रहती है। जिस दिन उसमें उत्पादन मिलना बंद हो जाता है, उस भूमि को छोड़कर वो लोग कहीं और चले जाते हैं, मतलब जंगलों में जाते हैं जनरली, फिर वहाँ के पेड़ काटते हैं, फिर वहाँ पे दोबारा खेती करते हैं। दोस्तों यही उसका जीवन पर्यंत चलता रहता है, और इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन दोस्तों, इसको स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होकर भी ये खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये ज़मीन को वहीं पे खेती करना, जब तक उसकी फर्टिलिटी है तब तक तो खेती करना, देन आफ्टर उसको चेंज कर देना भूमि को, फिर कहीं और पर आपके जंगल काट के फिर खेती करना, क्योंकि वहाँ की फर्टिलिटी पेड़ काट के अच्छी रहती है। कहीं भी पेड़ काटते हैं आप, क्योंकि पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं उनसे आपको पता है भूमि में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है तो आप ऑब्वियसली बात है कि शुरुआत में 2-4 साल तो फसल बहुत अच्छी तरीके से होगी, इसके बाद फिर फसल नहीं होती, क्योंकि वहीं फर्टिलिटी कुछ दिन बाद खत्म हो जाती है, इसलिए वो छोड़कर चले जाते हैं उस भूमि को और फिर दूसरी जगह खेती कर। समझ में आ गया ना झूम खेती क्या है? अब बात करते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कंटूर खेती, कंटूर फार्मिंग, या हिंदी में इसको जनरली सामोच्च खेती भी कहा जाता है दोस्तों। तो पहाड़ी इलाकों या ढलान वाले क्षेत्रों में ढाल की विपरीत दिशा में खेती करना। कैसी दिशा में? ढाल है उसकी विपरीत दिशा में क्या करना, सीढ़ीनुमा खेती भी कहा जाता है, सीढ़ीनुमा खेती करना। यहाँ पर फसल उगाना, उसको कंटूर फार्मिंग कहते हैं। कंटूर फार्मिंग क्या है दोस्तों, कोई भी ढाल होती है, जनरली आपने देखा ढालू खेत होता है, ढाली पहाड़ी क्षेत्र भी होता है, मिट्टी के होता है जनरली, तो वहाँ पर कीजिए ढाल के विपरीत क्या बनाइए, आपकी मेड़ टाइप की बनाई जाती है आपकी, वहाँ पर फिर सीढ़ी नुमा ऐसे तरह के खेती करते हैं, और उसी को ही दोस्तों जनरली कंटूर फार्मिंग या कह सकते हैं समोच्च खेती कहा जाता है, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तीसरा है दोस्तों दियारा खेती या रेसेशन फार्मिंग। रेसेशन फार्मिंग क्या होता है दोस्तों, बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद वर्षा ऋतु के अंत में फसलों को बोना दियारा खेती कहलाता है। दोस्तों बहुत सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे आपने देखा होगा बाढ़ वाले क्षेत्र में पानी भर जाता है जनरली, और कुछ दिन बाद वो पानी निकल जाता है। जब पानी वहाँ निकल जाता है तो नमी तो जनरली बची रहती है, तो नमी का यूज़ करने के लिए वहाँ पर क्या कुछ फसलें बो दी जाती हैं। अब फसलें बो दी जाती, जैसे मान लीजिए नदी है, तो नदी में आप नदी का पानी निकल गया है, बाकी पानी नदी खाली हो गई है, थोड़ा बहुत पानी चल रहा है, तो आप वो खाली जगह जो बची हुई है वहाँ पर क्या कीजिए, आप कोई भी आप तरबूजा, खरबूजा या कोई भी सब्जी वाली फसल, वहाँ पे आप कद्दू वर्गीय फसल भी लगा सकते हो। ठीक है, तो वो मेन जो उद्देश्य है ना उस नमी का यूज़ करना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका गली खेती, गली फार्मिंग। दोस्तों गलियारों एवं रास्तों के बीच फसलों को उगाना गली खेती कहलाता है। बहुत सिंपल है, जनरली आपका जहाँ पे आप रहते हो, जैसे जनरली गांव की बात करते हैं तो वहाँ पे जगह भी खाली पड़ी रहती है, पेड़ भी वहाँ पे रहते हैं, बहुवर्षीय पेड़ खड़े रहते हैं, तो उनके पास जो जगह खाली बची है, उनके नीचे जगह जो खाली पड़े, वहाँ पर जो कोई फसल लगा दो, कोई भी पौधा आप लगा सकते हो, है ना, तो वो खेती आपकी क्या कहलाती है, गली फार्मिंग कहलाती है। दोस्तों जनरली मैं बताया आपको, बहुवर्षीय वृक्षों की कतारों के बीच भी फसल है, बहुवर्षीय वृक्ष लगे हुए हैं, वहाँ पर खाली जगह पड़ी हुई है, तो वहाँ पर आप गली नुमा वहाँ पर आप फसल लगा सकते हो, उसे गली फार्मिंग कहते हैं। सिंपल है ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लेप फार्मिंग।
5वें नंबर पे है लिप फार्मिंग। लिप फार्मिंग क्या होता है दोस्तों? फसल चक्र है, जो मैंने आपको फसल चक्र के बारे में पूरा पढ़ा चुका हूँ, इससे आपके लास्ट वाले जो वीडियो थे उसमें। फसल चक्र में 2 वर्ष या इससे अधिक समय के लिए चारागाह के लिए छोड़ना उसे लिप फार्मिंग कहते हैं। जनरली बात मैं आपको बताऊं, अपन फसल चक्र जो है ना, इस वजह से गेहूँ लेते हैं, उड़द लेते हैं, सोयाबीन, जो भी हम फसल लेते हैं, आप उसके लिए क्या कीजिए, कुछ समय के लिए उसे खाली छोड़ दीजिए, प्रतिभूमि जिसको बोला जाता है जनरल रूप से, तो उसमें आप क्या करें, घास को उगने दें, तो उसको ही लिप फार्मिंग कह सकते हैं। और दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, घासों की खेती करना ही लिप फार्मिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, घासों की खेती करना क्या कहलाता है आपका? लिप फार्मिंग कहते हैं। सिंपल है ना। छठवां है जैविक खेती। ऑर्गेनिक फार्मिंग खेती का वह प्रकार जिसमें बीज की बुवाई से लेकर फसल की कटाई तक किसी भी प्रकार के केमिकल्स का उपयोग नहीं किया जाता है तथा समस्त जैविक विधियों का उपयोग किया जाता है, उसे ही आपका जैविक खेती कहा जाता है, ऑर्गेनिक। आजकल दोस्तों आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है सरकार भी, और लोगों को, किसानों को भी देना चाहिए। हम लोग एग्रीकल्चर के छात्र हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो हमको भी दोस्तों इस चीज़ पे विशेष फोकस करना चाहिए, है ना, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ किया जाए। क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हो कृषि से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन भी हो रहा है, 40% एग्रीकल्चर से पॉल्यूशन होता है। आपको पता है कि केमिकल्स का हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर भी तरह तरह की विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, जिनका इलाज भी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। समझ रहे हो ना। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी प्रकार के केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता, ना ही पेस्टिसाइड, ना ही हर्बिसाइड, ना किसी प्रकार का फर्टिलाइजर। उसमें दोस्तों सिर्फ जैविक क्रियाओं का, जैविक जो विधियाँ होती हैं, खाद का, मैन्योर का, इनका प्रयोग किया जाता है। कीट कंट्रोल के लिए और खरपतवार कंट्रोल के लिए जैविक विधि होती है, उनका जनरली उपयोग किया जाता है। बहुत सारे आपको पता है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए आज ऑर्गेनिक चीज़ें मिलने लग गई मार्केट में, आप उनको लेकर के कर सकते हैं। और दोस्तों भारत का सिक्किम राज्य प्रथम जैविक खेती करने वाला पहला राज्य भी, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा, जैविक खेती, लिप फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सघन शस्य क्रम, इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है? जब शस्य क्रम का मुख्य उद्देश्य होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक आय प्राप्त करना, तो उसे सघन शस्य क्रम कहते हैं। बहुत सिंपल बात है। आपका कोई खेत है, सपोज दैट कोई फील्ड है, तो आपका वहाँ का मेन जो उद्देश्य है वो क्या है? वहाँ से अधिक प्रोडक्शन लेना। जब अधिक से अधिक प्रोडक्शन लेने का जो उद्देश्य होता है ना, और उसी को ही दोस्तों जनरली इंटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है। जब अधिक से अधिक उपज मिलेगी तो अधिक से अधिक आपको आय भी प्राप्त होगी। ठीक है, इसकी आवश्यकताएं क्या होना जरूरी है? बिल्कुल, क्योंकि आप किसी से क्षेत्र से अधिक उपज लेना चाहते हो तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे पर्याप्त सिंचाई की सुविधा होना चाहिए वर्ष भर, क्योंकि आप 3 फसलें लेते हो साल भर में, या आप रिले क्रॉपिंग यूज करते हो, ओवरलैपिंग जो है ना, तो आपको कम से कम पानी की अधिक से अधिक मात्रा की जरूरत पड़ेगी। जल्दी पकने वाली किस्मों का विकास, बिल्कुल, जो वैरायटी जल्दी से मैच्योर हो सके, जिससे आप एक फसल कटने के बाद दूसरी फसल आप जल्दी से बो सको, इसलिए। और मजदूर यातायात तथा बाजार की व्यवस्था होना, बिल्कुल आपके पास मजदूरों की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि मजदूर वहाँ पर होंगे तो आप जल्दी से काम करवा सकेंगे मजदूरों से। यातायात के साधन होंगे आपके पास, ट्रैक्टर से, या जो भी आपको मार्केट में बेचने के लिए उस फसल को, है ना, तो ये, और मार्केट की व्यवस्था होगी, तो ये आपकी इंटेंसिव फार्मिंग को आप अच्छी तरीके से वहाँ पर करवाएंगे। तो इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, उसकी क्या आवश्यकताएं होती हैं वो भी आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम आगे दोस्तों। तो ये जितनी भी आपकी विभिन्न जो खेती के प्रकार बचे हुए थे टोटल, मैंने आपको क्लियर कर दिए। कोई भी अगर खेतियों से आपको क्वेश्चन बनता है तो आपका क्लियर इनमें से हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे दोस्तों। नेक्स्ट आपके इससे जो आपके रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे आपका वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? वर्षा जल को एकत्रित करके इसका उपयोग कृषि क्रियाओं में करना ही वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। बहुत सिंपल है। वाटर, आपको पता है कि बरसात होती है, अब बरसात का जो पानी होता है ना, उसको आपको एकत्रित करके रखना। आपने एकत्रित करके रख लिया, कैसे भी करना, एकत्रित करने का आपका तरीका कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप नीचे मतलब गड्ढा करके, इतना लंबा चौड़ा गड्ढा करके वहाँ पे आप पानी एकत्रित कर सकते हो। दूसरा आप ये है कि आपका छत अगर मजबूत है तो वहाँ पर आप इस तरीके से पानी एकत्रित कर सकते हो, है ना। बड़ा छत है, जनरली मजबूत है, और वहाँ पे आप पानी एकत्रित कर सकते हो। बड़ी बड़ी हौदियाँ बनाकर पानी एकत्रित कर सकते हो, तालाब बनाकर पानी एकत्रित। तो कहने का मतलब उसी को वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है, और उसको फिर बाद में आप फसल के लिए, जो भी आपकी खेती में सिंचाई के लिए आप उसका उपयोग कीजिए। तो इसको क्या नाम दिया गया? वाटर हार्वेस्टिंग। वैसे हार्वेस्टिंग का मतलब कोई काटना नहीं होता है, यहाँ पर ध्यान रखना, एकत्रित करना होता है। ओके, भारत में जिस किसान के पास दोस्तों 1 हेक्टेयर उससे कम भूमि होना, तो उसे सीमांत कृषक या मार्जिनल फार्मर कहा जाता है। इसको विशेष याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है कि मार्जिनल फार्मर क्या होते हैं, सीमांत कृषक क्या होते हैं। तो जिनके पास भूमि
1 हेक्टेयर से भी कम है। और हेक्टेयर बराबर 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? लगभग 4 बीघा। 4 बीघा में भी बिल्कुल कम है ना। तो कहने का मतलब 1 हेक्टेयर से कम दोस्तों मार्जिनल फार्मर। 1 हेक्टेयर से कम जोत दोस्तों सीमांत जोत होती है। और 1 से 4 हेक्टेयर के बीच अगर किसी के पास भूमि है तो उसे छोटी जोत बोला जाता है। 4 से 10 हेक्टेयर की जोत है तो उसको मध्यम जोत बोला जाता है ना। और 10 हेक्टेयर से अधिक जोत है तो उसे बड़ी जोत बोला जाता है। दोस्तों आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 1 हेक्टेयर से कम जोत है तो उसे सीमांत फार्मर कोई मतलब सपोज दैट आप ही हो, है ना। आपके पास अगर 1 हेक्टेयर से कम भूमि है तो आप सीमांत कृषक हैं, है ना। 1 से 4 है तो छोटे कृषक हैं, 4 से 10 हेक्टेयर के बीच है तो आप मध्यम कृषक हैं, और 10 हेक्टेयर से अधिक आपके पास भूमि है तो आप बड़े कृषक हैं। ठीक है ना, इसका आप ध्यान। अब बात करते हैं आगे। दोस्तों हम बात कर लेते हैं भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की, एग्रो इकोलॉजिकल जोन। एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है NBSS दोस्तों एंड LUP के अनुसार हमारे यहाँ 21 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है। कितने हैं? 21। उन्होंने बताया कि 21 आपके कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है। दोस्तों इनको बांटा जाता है एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है ना, तो टोटल आपके 21 है। अलग अलग उनके नाम मतलब एरिया की बाई से आपका यहाँ का क्षेत्र कैसा है, पर्यावरण के अनुसार, इकोलॉजिकल के अनुसार, पारिस्थितिकी क्षेत्र के अनुसार वहाँ का कैसा है। तो टोटल इंडिया को जब बांटा गया किसके अनुसार? कृषि पारिस्थितिकी के अनुसार। तो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में जब बांट लिया गया तो NBVS जो था आपका NBSS और LUP, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस बोला जाता है। एंड LUP लैंड ऑफ यूज प्लानिंग के अनुसार जो है 21 है। ध्यान रखें, सॉइल साइंस तो नहीं है इसका, थोड़ा सा मेरे को अच्छे याद नहीं आ पा रहा है। नेशनल ब्यूरो पर बता दूंगा आपको, डोंट वरी। ICAR के अनुसार दोस्तों 8 है, बिल्कुल। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसके अनुसार कितने हैं आपके? 8 है। LUP की फुल फॉर्म दोस्तों लैंड ऑफ यूज प्लानिंग है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन NBS की फुल मेरे को अभी थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो रहा है, उसकी आप चिंता ना करें, मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में सस्य जलवायु क्षेत्र, एग्रो क्लाइमेटिक जो इनको बोला जाता है। क्लाइमेटिक जोन भी दोस्तों हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन यानी नीति आयोग जो है ना, उसके अनुसार हमारे यहाँ 15 प्लानिंग कमीशन है। प्लानिंग कमीशन अनुसार 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। जलवायु भी ये क्षेत्र हम बोला जाता है पूरी इंडिया में। कितने हैं? 15 जलवायु क्षेत्र है। अब 15 जलवायु क्षेत्रों का जैसे उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, ये क्षेत्र, गंगा का ये क्षेत्र, यमुना, मतलब इस तरीके से इनको बांटा जाता है जनरली। और ICAR के अनुसार कहा जाता है कि 131 है। उन्होंने मतलब ज़्यादा उसमें बांट दिया कि ये जलवायु क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु कुछ और है, यहाँ की कुछ थोड़ा सा चेंजेस आया ना, तो उन्होंने उनका नाम ही अलग से रख दिया। तो ICAR के अनुसार 131 है। याद रखना, कई बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों कि इनके अनुसार कितने पारिस्थितिकी क्षेत्र है, इनके अनुसार कितने सस्य जलवायु क्षेत्र यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में दोस्तों सस्य जलवायु क्षेत्र 11 हैं। मध्य प्रदेश, अब आप कहोगे कि दोस्तों पूरे तो 15 हैं, 11 मध्य प्रदेश में कहाँ से आ गए? तो मध्य प्रदेश ने अलग किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश के आपके यहाँ के कृषि आयोग ने उसको अलग अलग रखी हुई है कि हमारे क्षेत्र की जलवायु यहाँ की चेंज हो जाती है तो हम यहाँ पे अलग रखेंगे, यहाँ पे कुछ अलग रखेंगे। तो उन्होंने अपने अनुसार किया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।